विकास नांगिया है। मैं टीवी एशिया में सीनियर प्रोड्यूसर और एंकर पर्सन हूँ और आज की शाम जो है मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी गई है इस मंच का संचालन करने के लिए। तो मैं आयोजकों का, अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसी कि एक कहावत है कि 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से शुरू होता है, तो ये कदम दर कदम बढ़ता हुआ तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन है। उसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां दीजिए। भारतीय कौंसलावास और हिंदी संगम फाउंडेशन की ओर से मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं भारतीय राष्ट्रगीत के साथ और अमेरिकी राष्ट्रगीत के साथ। पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सुरुति ग्रुप के बच्चों को। आप कृपया मंच पर आएं और साथ ही साथ आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, टेप में चल रहा है, ओके, आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप प्लीज़ अपने अपने स्थान पर खड़े हों और मित्रों, 29 अप्रैल से लेकर 1 मई के दरमियान हम न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन हम हिंदी में ही सोचेंगे। हो सके तो अगले 2 दिन हिंदी ही पहने। मैं देख रहा हूँ कि कुछ मैडम कौंसल जनरल तो साड़ी में है ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी और बहुत से लोग हैं जो स्वयं भारतीय वेशभूषा में हैं और अगले 2 दिन के लिए जो है यहाँ से मतलब हिंदी का ही एक वातावरण बना रहे, एक माहौल बना रहे। और यहाँ न्यूयॉर्क से नई दिल्ली तक ये गूंज जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जा रहा है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारे व्यक्तित्व की पहचान है और हिंदी से ही हमारी जो बातचीत का एक ज़रिया बना हुआ है, हमारा सोच का एक ज़रिया बना हुआ है, उस सिलसिले को हम कायम रखते हुए यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रथा अनुसार अब हम दीप बंधन करेंगे और दीप बंधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय कौंसल जनरल रीवा गांगुली दास जी को। अशोक ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हिंदी में आप दोनों का, दक्षिण भारत में जो है यल्लागड़ा जी हिंदी के लिए बहुत सारे काम करते आ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और विजय मेहता जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।
देसाई जी, काउंसिल जनरल रीवा गांगुली दास जी का अभिनंदन करते हुए विमेन एम्पावरमेंट का दौर है और इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अशोक जी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेंटर ले लो। स्वागत कीजिएगा। मैं अब मंच पर बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पूर्णिमा देसाई जी को, संस्थापक शिक्षा यत्न का नीचे कराना इस तरह से बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आइए जी। हिमा जी और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर साहब आने के लिए और आपके इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम व्यक्ति जो यहाँ पर इस वक्त हैं उनमें से एक व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा चिंता है आज शाम की और अगले 2 दिन की, मेरे दाहिने हाथ पर खड़े हैं। और अशोक जी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन है और ये आप देख रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये जो है ना, ये एक एक करके सब हिंदी प्रेमी ही हैं जो यहाँ एकत्रित हैं। मैं जो शब्द आपने कहने हैं वो समय आपसे लूँगा नहीं, बल्कि आपको स्वयं आमंत्रित करूँगा कि आप यहाँ आएँ और जो स्वागत समारोह के लिए जो वेलकम रिमार्क्स हैं आपकी ओर से, आप सबको संबोधित कीजिए। अशोक ओझा जी, जिनका सबसे बड़ा जो पिछले काफ़ी समय से भारतीय सरकार के साथ, रटगर्स यूनिवर्सिटी के साथ, एनयू के साथ कार्य करते हैं। अशोक ओझा सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए कि आप हमारे दाहिने हाथ हैं क्योंकि हिंदी किसी एक विधा की, किसी एक पेशे की बात नहीं है। हिंदी को जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हर क्षेत्र में ले जाना है जी। और आप टीवी एशिया के माध्यम से योगदान कर रहे हैं जी। और हिंदी में जो कार्यक्रम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी में ही करें और अंग्रेजी के शब्दों का थोड़ा सा परहेज करें इस्तेमाल करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान कौंसल राजदूत श्रीमती रीवा गांगुली दास जी, हमारे मार्गदर्शक और हिंदी संगम फाउंडेशन, हिंदी संगम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर विजय मेहता, यहाँ उपस्थित भारतीय समाज और गैर भारतीय समाज के अग्रणी लोग, अनेक विधाओं से जुड़े हुए बैंकिंग, व्यवसाय, चिकित्सा क्षेत्र के जिन लोगों ने हमें इस सम्मेलन को यहाँ तक लाने में मदद की पिछले 3 वर्षों से, आप सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। और आज ये मैं एक परीक्षार्थी की तरह आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि एक परीक्षार्थी को पूरे वर्ष तैयारी करनी पड़ती है परीक्षा देने के लिए। तो आज वही परीक्षा का दिन है और आज से लेकर रविवार तक हम आपके साथ इस मंच पर, और मैं कम आप ज़्यादा, हिंदी एक लोकतांत्रिक भाषा है, किस रूप में है, साहित्य में, चिकित्सा क्षेत्र में, राजनीति में और न्याय विधाओं में, न्यायपालिका में, इस पर आप चर्चा करेंगे। यही नहीं, जो समाज के हमारे सामान्य जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वे भी इसमें अपने मन लायक सामग्री प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए हमारी जो अग्रणी कवयित्री हैं डॉक्टर बिंदेश्वर अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व में कल जो कवि सम्मेलन होने वाला है वो सबके लिए है, सब लोग उसमें आनंद उठाएंगे, जिसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर विजय मेहता। तो आदरणीय रीवा गांगुली दास जी से मैं ये अनुमति लेते हुए कहना चाहता हूँ
कि पिछले एक वर्ष से भारत सरकार भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करने के बाद, अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क करने के बाद इस सम्मेलन को मूर्त रूप दिया गया। और हमें यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता है आज इस बात की कि यह तीसरा सम्मेलन। जब हमने ये प्रश्न शुरू किया था 2014 में कि क्या हिंदी एक विश्व भाषा है, क्या, तो हम नहीं कभी इस्तेमाल करते, क्योंकि वो तो है। हमें ये जो प्रतिसाद मिला, इस देश का कोई भी ऐसा प्रमुख विश्वविद्यालय नहीं था जिसके प्राध्यापक उसमें उपस्थित नहीं थे। सब ने ये स्थापित किया कि हिंदी एक विश्व भाषा है। 2015 में हमने अन्य विश्वविद्यालयों से संपर्क किया। रटगर्स विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह सम्मेलन हुआ, जहाँ पर यह कहा गया कि वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की क्या चुनौतियाँ हैं। इस 21वीं सदी में हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नई पीढ़ी को हिंदी सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। सफलता के साथ हमने ये प्रस्ताव पारित किया हिंदी केंद्र की, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। उसके बाद विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ भोपाल में। हमारी जो विदेश मंत्री हैं श्रीमती सुषमा जी, उन्होंने यहाँ पर हमसे इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया हमको कि हमें ये सम्मेलन करना चाहिए और इसमें हम उन विषयों को लें। और मैडम, आपने भी इस बात को माना है कि जो सबके लिए एक आवश्यक और सबके लिए एक संबंध बनाने वाली बात कायम हो, तो उसी विषय को हम ध्यान में रखते हुए हिंदी का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, हिंदी भारतीय समाज के सभी पहलुओं को, सभी वर्गों को स्पर्श करती है, चाहे वो साहित्य का विषय हो या भाषा का विषय हो, और उसको हमें परिलक्षित करना है इस सम्मेलन में। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इस सम्मेलन में भारत के अनेक क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हुए हैं। और अगर आप सब लोग मुझे अनुमति दें तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड की, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कलम का चिन्ह है, विश्व हिंदी पत्रकार एवं साहित्य समिति, उन्होंने आगे आकर के हमें समर्थन दिया और वहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ बैठा हुआ है। समिति के अध्यक्ष यासीन जी हैं। मैं चाहता हूँ हमारे जो स्वयंसेविकाएँ हैं, आप कृपा करके उनको पुष्पगुच्छ से सम्मानित कीजिए। और उसके बाद ये शीघ्र हो जाए तो अच्छा है। यासीन जी कहाँ हैं? हाँ, तो आप जरा सा आगे आ जाइए। आप लोग जहाँ हैं वहीं पर हम आपको पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं अमेरिका के भारतीय समाज को कि इस सम्मेलन को हमें अनेक क्षेत्रों से, अनेक विधाओं से समर्थन मिला है। यासीन के साथ में अनेक वहाँ के विद्वान नैनीताल से तिवारी जी आए हुए हैं और उनके साथ में हमारे बहुत ही उच्च कोटि के लेखक और कवि श्री प्रेम जन्मे जी, आप सबका स्वागत है। प्रेम जी के साथ में आपके अमर उजाला के संपादक भी हैं। आप सबका स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर याला गड्ढा का, जिनका सहयोग हमें पिछले 3 वर्षों से मिला है, चाहे यहाँ हो या भारतीय संसद हो, आपने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है। और यह सोचने की बात है कि हिंदी सिर्फ उत्तर भारत की या किसी भी, या दिल्ली की या किसी प्रदेश की भाषा नहीं है, बल्कि दक्षिण में जो कार्य हो रहा है आंध्र विश्वविद्यालय में, उसका एक सबूत आपके सामने उपस्थित होगा कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय से डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर हैं। डॉक्टर रेड्डी जी को आप कृपा करके स्वागत कीजिए। उसके बाद विशाखापट्टनम से हमारी हेमलता जी हैं, शिक्षा शोधार्थी हैं, रिसर्च कर रही हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे मित्र डॉक्टर बाबूराम, जो कि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं। करनाल के हमारे डॉक्टर रणजीत सिंह हैं और हम चाहते हैं कि बाबूराम जी को आप पुष्प दें। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय सुसंवेदी जी के सहयोग से हमारे जो आज के की नोट स्पीकर हैं डॉक्टर हेंज वेस्लर, उनसे मेरा परिचय आज ही हुआ, लेकिन यह आपको जानकर भी खुशी होगी, हमें भी होगी कि उपसला में और जर्मनी में जो कार्य हो रहा है हिंदी और संस्कृत के लिए, वो हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। और आप अपने जो की नोट स्पीच है इसे ये दिखाएंगे कि आपने हिंदी को कैसे वहाँ पे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये कहने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सम्मेलन बिना व्यवसाय के सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। और ये भारतीय कौंसलावास जो है, इसका वरद हस्त हमारे ऊपर है। आपने हमें ये सहयोग दिया है और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भारत सरकार, कौंसल जनरल और जो कि हमें मिल रहा है, और उसके कारण हम यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। भारत की अनेक बैंकिंग संस्थाओं, आपको ये जानकर फिर ये मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिकी बैंकों में हमने ये हिंदी की लहर फैला दी है। और वेल्स फार्गो बैंक में जो ATM का जो सेक्शन है, हिंदी भाषा को जोड़ने का काम, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इसको हम बताने के लिए आपके स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी बैंकों के पास हम गए और मुझे खुशी है कि सबने अपना योगदान हमें पेश किया। मैं चाहता हूं कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि यहाँ पे हों तो मेरे ख्याल से कुछ बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के, स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों को कृपा के दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि दिखाई पड़े? नहीं है तो कोई बात नहीं। स्टेट बैंक के प्रतिनिधि परवीन जी तो होंगे मेरे ख्याल से, परवीन जी को दीजिए। और बैंक ऑफ इंडिया से कोई हैं? पटनायक साहब आए हैं क्या? और एयर इंडिया से मोहन जी हैं, मोहन जी को कुछ दीजिए। और इतना कहने के बाद क्षमा चाहता हूँ जिन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, उनका भी स्वागत है, क्योंकि अनगिनत पुष्पगुच्छ हमारे मन से आप तक पहुँच रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि वंदना शर्मा जो एयर इंडिया की प्रमुख हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि JFK, न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन सभी एयरपोर्ट पर मोहन जी इसके साक्षी हैं कि जो ये घोषणा होती है फ्लाइट के बारे में, ये विमान कब जाएगा और कहाँ जाएगा, वह घोषणा अब हिंदी में होने वाली है। ये एक बहुत ही आदरणीय प्रधान कौंसल जी, मैं आपका समय बहुत बहुमूल्य है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो समाज हमारे साथ इकट्ठा हुआ है, हमारे न्यू जर्सी का जो चिकित्सा समुदाय है, उसमें बड़े महत्वपूर्ण लोग अपना जो बहुत कीमती समय है, जो रोगियों को देखने का समय है, उसमें से निकाल करके हमारे सुधांशु जी यहाँ पे आए हुए हैं। डॉक्टर सुधांशु प्रसाद जो कि एडिसन म्यूनिसिपल काउंसिल में काउंसिलमैन थे, उनके साथ डॉक्टर विनोद जी और हमारे अरविंद और चित्रा फाउंडेशन के सहयोग से ये सम्मेलन आगे बढ़ रहा है। सुधांशु जी कहाँ हैं? सुधांशु जी, आपका स्वागत है। और ये कहने के साथ साथ जो हमारे सबसे प्रेरक व्यक्ति डॉक्टर विजय मेहता हमारे सामने उपस्थित हैं, आपकी प्रेरणा से और पूर्णिमा जी की प्रेरणा से ये कार्य हम आगे ले जा रहे हैं। इतना कहने के साथ साथ मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि कल का कार्यक्रम पूरे दिन का बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्रातः 9 बजे अवश्य आएँ, क्योंकि 9 बजे जो कार्यक्रम है उसमें इस देश की जो सबसे चोटी की संस्था है, नेशनल हेरिटेज लैंग्वेज रिसोर्स सेंटर, उनका यही कार्य है कि जितनी विरासत की भाषाएँ हैं इस देश में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अरबिक हो या चीनी भाषा हो, सबका एक पढ़ने की जो सामग्री है उसका एक रिसोर्स तैयार करना। तो डॉक्टर ओल्गा कागन, उनका कल की नोट स्पीच होगा, इसलिए बताएंगे कि हेरिटेज लैंग्वेज, विरासत की भाषा को पढ़ाने की क्या कठिनाइयाँ हैं। इस देश में दूसरी भाषा के रूप में स्पेनिश का प्रचलन बहुत तेज़ी से हो गया है। प्राइमरी स्कूलों से लेकर के हाई स्कूल और कॉलेज तक चलता है। हम चाहते हैं कि हिंदी को भी वो दर्जा मिले ताकि हर स्कूल में कम से कम 1, 2, 3, 4 ऐसे हिंदी शिक्षक उपस्थित हों। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक और कार्यक्रम जो अमेरिकी सरकार का है, स्टार टॉक, मैं भी उसका एक निदेशक हूँ। स्टार टॉक के माध्यम से दर्जनों क्या सैकड़ों शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य इस देश में हो रहा है और उसके कारण हम गर्मी के मौसम में एक इंटेंसिव समर प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि 50, 100, मैं समझता हूँ कल स्टार टॉक की जो प्रतिनिधि हैं मौरा जी आई हैं क्या? मौरा कोलिंग, वो कल आ जाएंगी, तो वे बताएंगी कि कैसे स्टार टॉक ने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी कार्यक्रमों को इस देश में विस्तारित करने का कार्य किया है। और ये जानकर खुशी होगी कि सिर्फ मंदिरों में नहीं, सिर्फ कम्युनिटी सेंटर में जो एक अनौपचारिक शिक्षा होती थी, उसके आगे जा कर के हम एक बिल्कुल संगठित ढंग से सब विधाओं को, सब नियमों का पालन करते हुए हिंदी की शिक्षा दे रहे हैं। मैं स्टार टॉक का बहुत ऋणी हूँ इस बात के लिए, और ये मैं नहीं कहूँ तो मेरे लिए बहुत ही दुखद बात होगी, क्योंकि ये सम्मेलन एक उसका जो आकार बनाने के लिए जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की हिंदी की जो प्रभारी हैं डॉक्टर गर्वेला जी, वो जरा थोड़ा शर्माते हैं, इसलिए शायद यहाँ पर नहीं आए हैं। तो गर्वेला जी के निर्देशन में जो यहाँ पर एकेडमिक अखिल विश्व हिंदी समिति और टीवी एशिया के सहयोग को न कहते हुए ये कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जब भी हमने उनसे सहयोग मांगा है, उनका सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारे मीडिया पार्टनर के रूप में जितने यहाँ के अखबार हैं, चाहे वो प्रोफेसर सलूजा का इंडियन पैनोरमा हो, चाहे डॉक्टर सुधीर पारिक का न्यूज़ इंडिया हो, देसी टॉक हो, उसके प्रतिनिधि इलियास यहाँ बैठे हुए हैं, या फिर साउथ एशियन टाइम्स जिसमें मैं भी लिखता हूँ, इन सब लोगों ने हमें पूरा सहयोग किया है। इसी बात के साथ मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विकास जी को आमंत्रित करूँगा और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यह संपर्क, यह संबंध और यह सिलसिला आगे बनाए रखें, ताकि हम उस मंजिल तक पहुँच जाएं जहाँ पर यह कहा जाए कि हिंदी एक विश्व भाषा ही नहीं, हिंदी एक लोकतांत्रिक भाषा ही नहीं, बल्कि हिंदी इस देश की एक आवश्यक भाषा है जो न्यायपालिका में, व्यवसाय में, चिकित्सा में, हर जगह अनिवार्य रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो कपिल जी यहाँ पे आ गई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ।
अगर पुष्पगुच्छ है तो ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और विकास से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप भाषा और कलम के ज़रिए सबसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए स्वयं आपसे भी सब लोग जुड़े हुए हैं और आपने जो उत्तरदायित्व लिया है उसके लिए एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अब हम एक बार फिर से वो स्वयं वो सब लोग जिन्होंने दीप बंधन किया था, एक बार उनको मंच पे फिर से आमंत्रित करना चाहूँगा, जो एक सोविनियर बुक है, विवरण पुस्तिका, उसका विमोचन करने के लिए। मैडम, ओके, काउंसिल जनरल मैम, आई रिक्वेस्ट यू, आप आइए प्लीज़। आपसे हम लोग उस पुस्तक का विमोचन कराना चाहेंगे, प्लीज़ आइए। अशोक जी के पास विवरण पुस्तिका है और ये पुस्तिका आप सबको दी जाएगी, जिसके अंदर अगले 3 दिन का सम्मेलन की कार्यकारिणी है, किस किस तरह के सत्र हैं, क्या क्या किस किस समय है, उसके अतिरिक्त जो स्पीकर्स हैं उनके बारे में उनकी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार। कुछ ही हफ्ते पहले हमने यहाँ किक ऑफ सेरेमनी की हिंदी सम्मेलन की, और बहुत कम समय के अंदर लग रहा था कि काफ़ी टाइम है अभी हम लोग को तैयारी करने के लिए, पर टाइम बहुत जल्दी निकल गया किक ऑफ के बाद अभी। पर आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है, दिखाई पड़ रहा है, बहुत लोग आए हैं। और जी हाँ, आई थिंक बहुत विशेषज्ञ आए हैं विदेश से, भारत से, तो जाहिर है आपको इस बीच में बहुत काम करना पड़ा। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का खास करके हिंदी के प्रति एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। आपको पता है कि हमारा शायद एकमात्र मंत्रालय है जहां अलग से एक हिंदी का डिवीज़न है। हम लोग बहुत काम हिंदी में करते हैं, हमारा एनुअल रिपोर्ट हिंदी में छपता है, हमारा वेबसाइट हिंदी में है, हमारे सारे प्रेस रिलीज़ हिंदी में निकलते हैं। वैसे प्रेस रिलीज़ हमारे हिंदी के अलावा उर्दू, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, आसामीज़ सारे लैंग्वेज में निकलते हैं। और शायद विदेश मंत्रालय एकमात्र मंत्रालय है जिसमें हमारा आउटरीच इतना अच्छा और इतना डीप है। अगले 3 दिन में आप बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे। आपने जैसे बताया, हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए, और जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, नेचुरली उनको एक ईगरनेस होगी कि उनके आगे के जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उनको हिंदी शिक्षा का लाभ हो। अभी मेरे को 6-7 हफ्ते हुए हैं न्यूयॉर्क में, पर इस बीच में मैंने कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ जितने देखे हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि हर कम्युनिटी सेंटर में लैंग्वेज सिखाए जाते हैं बच्चों को, चाहे हिंदी हो, चाहे उनकी अपनी मातृभाषा हो। तो अपनी भाषा को सीखने से यंग जनरेशन अपने रूट्स को समझता है, और चाहे उसकी नेशनैलिटी जो भी हो, अपने रूट्स को समझने से वो एक सिक्योर इंसान बन सकता है ज़िंदगी में, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है यंग जनरेशन के लिए। क्योंकि आपका जो 2nd-3rd जनरेशन है, उनके लिए अपने आइडेंटिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें भाषा का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से ये सम्मेलन का प्रोग्राम बना है, तो लग रहा है आप काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हिंदी चेयर स्थापित करें। भारत सरकार ने, ICCR ने बहुत देशों में हिंदी चेयर स्थापित किया है। जहाँ जहाँ हमारे कल्चरल सेंटर्स हैं, जो ICCR के कल्चरल सेंटर्स हैं, वहाँ लगातार हिंदी के क्लासेस होते हैं। कभी हम भारत से टीचर्स भेजते हैं, कभी हम लोकल टैलेंट को यूज़ करते हैं। तो हिंदी को प्रोत्साहन देना हमारा भारत सरकार का भी है, और क्योंकि हम डिप्लोमैट्स हैं तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है शायद इस विषय में। तो आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बड़ा एक सम्मेलन का आयोजन किया। हम भारतीय कौंसिल आवास आपके साथ इसमें सहयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जाहिर है तीसरा सम्मेलन है कि तो पहला दूसरा सम्मेलन में आपने कुछ आगे, हर सम्मेलन में आगे कुछ
किया होगा। जैसा कि आपको याद है कि जब किक ऑफ इवेंट हुआ था तब मैंने कहा था कि हर बार टॉक शॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, हम सब बैठेंगे और एक ही विषय में विचार करेंगे। तो इस सम्मेलन में भी देखिए आगे का मतलब जो वैल्यू एडिशन फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्फ्रेंस वो क्या हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार मिलके एक ही बात बार बार करने से उस चीज़ का फिर वैल्यू कम हो जाता है। तो इसलिए वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके यहाँ बहुत विद्वान हैं, तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस होगा। और आप लोगों के इस कोशिश से आगे हिंदी को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा अमेरिका में। और आप जो कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स में हिंदी पढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए, इसमें हम तो ज़रूर आपके साथ हैं, हमारा सहयोग आपके साथ हर समय रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। काउंसिल जनरल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप तक ये बात मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि पिछली बार की कॉन्फ्रेंस का एक व्यक्तिगत तजुर्बा मेरा ये रहा कि जब बात आगामी पीढ़ी की होती है कि हिंदी में वो कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर मैंने जब उनसे बात करी, काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो रटगर्स यूनिवर्सिटी और स्वयं आसपास की यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए थे हिंदी सीखने के लिए और हिंदी के विशेषज्ञों से मुलाकात करने, प्रोफेसर्स से बातचीत करने के लिए। उनका रुझान निस्संदेह, जो प्रतिबद्धता, जो कमिटमेंट है उनकी, वो सराहनीय है और हिंदी को वो बहुत अच्छे तरीके से अपना रहे हैं। और वो मेरे ख्याल अगले 2 दिनों के भीतर, अगले 2 दिनों के दौरान आप स्वयं देखेंगे जब यहाँ बच्चे आए हुए होंगे और जिस तरह से वो हिंदी में वार्ता करेंगे। मित्रों, इस बार का जो हमारा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का जो थीम है वो आप वहाँ देख सकते हैं, शिक्षा, साहित्य, कला और संचार माध्यमों में विविध मुद्दों पर अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक आवाज़। अशोक जी ने उस और बात भी करी थी। एक ऐसे व्यक्ति को अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका शिक्षा और साहित्य, हिंदी भाषा के साथ गहरा संबंध है। आपकी जोरदार तालियों में मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर विजय मेहता जी का। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर विजय मेहता क्वींस के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हिंदी संगम फाउंडेशन के सभापति हैं। इनका जो अपना पेशा है वो कार्डियोलॉजिस्ट का है, लेकिन इन्होंने काव्य में बहुत ज़्यादा कार्य किया है और सम्राट चंद्रगुप्त नामक जो इनका महाकाव्य है वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और भारत सरकार ने भी उसे सम्मानित किया है। तो मैं डॉक्टर मेहता से अनुरोध करूँगा आप अपने कुछ आशीर्वचन दें और इनके भाषण के बाद एक छोटा सा सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा ताकि हम अपने ग्रुप को आपके सामने। आदरणीय हर एक्सलेंसी रीवा गांगुली दास, यहाँ पर उपस्थित हिंदी साहित्य के प्रेमी, हिंदी के प्रेमी, हिंदी भाषा के प्रेमी, विश्व भर से आए हुए विद्वद्गण, सज्जनों एवं महिलाओं, आप सबों को इस तीसरे हिंदी विश्व सम्मेलन में आने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये प्रश्न उठ सकता है कि ये विश्व हिंदी सम्मेलन ही क्यों किया जाए। मैं आपको ये बताऊं कि भाषा जो है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म की वाहिनी है, उसकी आधारशिला है। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा 5000 साल की विरासत है, जिसको लेकर के हम उस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में आ रहे हैं। और ये एक बहुत ही अनमोल निधि है जो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली संततियां इससे विस्मृत हो जाएं। इसीलिए भाषा के बिना
न तो धर्म टिकता है, न संस्कृति टिकती है, सबका आधार होता है। ये तो हमारा अपना इंटरेस्ट हुआ, अपनी बात हुई। कुछ हिंदी के बारे में, जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा, ये विश्व भाषा है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है होगा, हमारे सामने बहुत बड़े विद्वान हिंदी क्या हैं। हिंदी का इतिहास हजारों साल का है। हजारों साल पहले जब नाविक यात्री, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मर्चेंट, समुद्र यात्रा पर करते थे, अफ्रीका से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, साउथ ईस्ट एशिया से, उनके जनसंपर्क की भाषा हिंदी थी। अब भी अरब के कितने देशों में ऐसी सिक्काएं मिली हैं जिस पर देवनागरी लिपि लिखी हुई है। इससे ये साबित होता है कि हजारों साल पहले भी सभी समाज के लिए, विश्व के सभी समाज की जनसंपर्क की भाषा हिंदी रही। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं, हिंदी विकसित हुई है संस्कृत और पाली से, और इसका एक विशाल शब्दकोश है जो किसी भी भाषा के संज्ञा, विशेषण या क्रिया, नाउन, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स का निर्माण कर सकती है। इसमें ये क्षमता है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है जब नासा के भाषा विभाग के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी ही विश्व की भविष्य की भाषा होगी, क्योंकि कंप्यूटर में ये फोनेटिक होने के कारण, ध्वन्यात्मक होने के कारण यही एक भाषा है जो कंप्यूटर की भाषा बन सकती है, और भविष्य में यही कंप्यूटर की भाषा बनेगी। आपको ये भी बता दूं कि हिंदी में ये क्षमता है कि बहुत सारे भाषाओं से इन्होंने अपने शब्द लिए हैं। फारसी से, अरबी से, हिंदी, इंग्लिश से, फ्रेंच से, स्पेनिश से, बहुत सारे शब्द इसमें हैं। और इसमें खास करके अरबी और फारसी शब्द इतने अधिक हैं कि सारे मिडिल ईस्ट में अगर इसको सीखने की प्रक्रिया शुरू की जाए तो बहुत आसानी से इसको सीखा जा सकता है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट एशिया में की संस्कृति भी, जिसे हम कहते हैं बृहत्तर भारत की संस्कृति, वहाँ पर भी पाली और संस्कृत की छाप अब तक है। उनकी संस्कृति में, उनकी भाषाओं में उसकी छाप अब तक है। इसलिए वहाँ के लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहें तो बहुत आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो हिंदी जो है अभी विश्व की, लोग इसे पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर कहेंगे कि इसकी तीसरी भाषा है, अंग्रेजी और चाइनीज के बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी समझने वाले जो लोग हैं विश्व में, उसको अगर जोड़ा जाए, भारत को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गायना इत्यादि देशों को अगर जोड़ा जाए तो हिंदी को समझने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। ये एक सांस्कृतिक पर्व है। इसको विश्वव्यापी बनाने के लिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे साहित्य विश्व भर में फैले। आज के जो है इस बर्बर आतंकवाद के युग में जो चल रही है, वहाँ से अगर भारत के 5000 साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति अगर विश्व में फैलती है, सहिष्णुता की, सहकारिता की, उसके आध्यात्म की, तो ये विश्व को बहुत बड़ी देन होगी। इसलिए हम इस सम्मेलन को एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में हर साल मनाएं, ये मेरा आग्रह रहेगा। और आप लोगों से भी आग्रह होगा कि आप लोग इसे तन मन धन से इसकी सहायता करें। धन्यवाद। Pardon me, okay?
let me just, I can tell you about the history, about the Hindi. Hindi name is like a Persian name, Persian words. This was a Hind, land of the Indus River, and is 100 years, about 1100 years, century old the Hindi language. And is after the century 1100, is came to 1800s. That's the Mughal side. And Mughal side was controlled by the whole Urdu language. And then Urdu language converted to Hindi. The first newspaper in Hindi started 1826 in Calcutta. Name is like Martha, you know what I mean, Uditya Marthana. So that's published in Calcutta. Well, now Hindi language, 1881, Bihari accepted as a language for the all official language, and they put the official language उनको हिंदी बनाया. 1881 बिहार में first one. So I give the Bihari people congratulations कि बिको आपने जो किया अच्छा किया कि जिस तुमने हिंदी को मार्केट में रखा. And 1940 में BBC ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने फर्स्ट न्यूज़ हिंदी में किया, फर्स्ट न्यूज़ हिंदी में किया. देन इंडिया बाद में जागा, यू नो व्हाट आई मीन, आफ्टर द फ्रीडम के बाद में जाएंगे. 1949 में 14 सितंबर 1949 में दे कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव किया, दे पुट हिंदी लैंग्वेज एवरीवेयर. इनको बोलते हैं बाद में चालू हुआ हिंदी ने. दैट इज द हिंदी लैंग्वेज केम इन दिस कंट्री, इन द इंडिया. मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा थोड़ा विज़न अलग है. सी यू पीपल लव द हिंदी, बट इफ यू थिंक कि हाउ मेनी पीपल आर स्पीकिंग हिंदी. लुक इंडिया, मैं टीवी माध्यम से हिंदी का प्रचार करता हूँ. व्हेन आई लुक इंडिया टुडे, अप टू 700 to 800 चैनल्स आज इंडिया में है. एंड आप देखो तो सम चैनल ओनली हिंदी, लोग ज़्यादा मदर टंग को प्रीफर करते हैं. सो समथिंग कुछ करना चाहिए कि जिस तरह हम लोग इधर प्रचार करते हैं, हिंदी को डेवलप करते हैं, तो किस तरह हम हिंदी को डेवलप इंडिया में. हिंदी में फ्यू स्टेट आर स्पीकिंग हिंदी, लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. अदर places not. Like here, we are get together here. See, जब तक मदर टंग को हिंदी में कन्वर्ट नहीं करने का आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला. Because right now, out of 23 languages, you can see major language in India. Only you can see the Hindi and English are there. Even Parliament में आप देखो, हिंदी and English चलती है. Nobody thinking about Hindi. Okay? Fight करते हैं, English and Hindi में fight चलती है. So you can see, like अभी देखो जुलाई लॉन्ग वीकेंड में कन्वेंशन होने वाला है, तो देखो कन्वेंशन हिंदी का नहीं होता है. 10,000 आदमी बंगाली आएंगे वहाँ पे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में, बंगाली चलेगी. इससे गुज्जू भाई गुज्जू का करेगा, मैं गुज्जू हूँ, गुज्जू का करेंगे. सो एंड तेलुगु पीपल डू 3 तेलुगु एसोसिएशन डूइंग तेलुगु. सो मेरा कहने का है कि ग्रास रूट से तो मेरा होगा, मदर टंग में से तो ही होगा. आज देखो इंडिया में 3 लैंग्वेज, यानी वेरी ट्राई द साइन इज 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, गुजरात, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर मदर टंग. तो मेरे ग्रास में जो करने का है तो हिंदी में आना चाहिए. आज नरेंद्र भाई प्रयत्न करते हैं, इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, एंड हिंदी को उनका एम है कि हिंदी को आगे बढ़ाए. बट अपन लोगों को ग्रास रूट में से कुछ करना पड़ेगा. लाइक मूवी इंडस्ट्री, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई एम द मूवी गाय. तो आप देखो 1400 मूवी दे प्रोड्यूस इन ईयर, इसमें से खाली 259 मूवी ओनली बॉलीवुड मूवी हिंदी, सारे मदर टंग में. गवर्नमेंट ने क्या, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या चालू किया है, दे आर गिविंग सब्सिडरी. तो गुजराती मूवी पहले बनते थे 15, अभी बनते ऑनलाइन में है कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडरी है, अबाउट 60 हो गए. इवन देखो मराठी मूवी. सो क्या है कि वी आर हियर
वी हैव टू मेक ए कुछ नॉइज ऐसा करना चाहिए कि हम हिंदी को किस तरह आगे बढ़ाएं। लाइक मैं पुराना एक मुझे याद आता है, पुरानी चीज़ अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years ago। तब तक अतुल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे, एंड इफ यू नो द माई टाइम दैट કે મોરારજી દેસાઈ वॉज लाइक प्राइम मिनिस्टर, અને न्यूयॉर्क हिल्टन में उनका समारोह था। तो बाय मिस्टेक अतुल बिहारी जी ने बोला कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो कोई जगह से पंजाबी नहीं बोलता, नॉर्थ इंडियन पीपल जो बोलते हिंदी में बोलो। साउथ इंडियन ने चालू किया प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। उनका वॉर चला 15 मिनट तक, एंड देन ही हैज टू स्पोक इन 2 लैंग्वेज। सो वी हैव टू डू सर्टन थिंग। आज मैं दिखा रहा हूँ मेरे चैनल पे हाउ आई लव हिंदी, दैट्स आई एम गिविंग वन एग्जांपल। मेरे चैनल पे सीरियल दिखा रहा हूँ छूटा छेड़ा, ओके, बट उनका मैंने सब टाइटल किया है हिंदी में, इंग्लिश में नहीं किया है। आई वॉन्ट टू प्रमोट इन हिंदी। सो मीडिया इज अ मेन थिंग टू प्रमोट द प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ ऐसा करना चाहिए हमको। मैं लिखने वाला हूँ कि वाई डोंट यू प्रमोट इंस्टेड ऑफ सबटाइटल इंग्लिश, वाई वी कैन डू सबटाइटल एवरीवेयर इन हिंदी। सो this is the only thing I can tell is my very very from my heart कि we have to do something for like इंडिया में। तो एक छोटी चीज़ बताता हूँ, छोटी चीज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। आपने देखा कि वर्ल्ड को देखो, जर्मनी देखो, जापान देखो, फ्रांस देखो, उनमें सारे एक ही नाम है, इंग्लिश में वही है, सब में एक है। पर इंडिया में देखो तो इंडिया बोलेगा ना भारत बोलेगा, इंडिया बोलेगा भारत। वाई? बिकॉज वी आर स्पेंडिंग मनी for different languages and we don't get together because we fight our own side. मैं बोलूँगा मैं गुज्जू, कोई बोला पंजाबी, let's fight. This is not everywhere, the all convention, everything happening. This is the, we have to find out some way कि हिंदी को अच्छा करने के लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए। गवर्नमेंट आप तो पद्म भूषण अवार्ड है, तो आपको रास्ता दिखाइए हाउ वी कैन प्रमोट हिंदी। और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें सूरती स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आपकी जोरदार तालियों में सूरती स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। Ashok ji and everyone who's organizing this wonderful Hindi conference. We have a few different dances planned today. The first item is going to be a dance by a Hindi Rabindranath Tagore's composition, which is the Bengali version is known as Mor Bina Uthe Kon Shure Baje. That has been performed by Jojo, and we are performing to that. After that, we have some songs and a performance by my students, and then some of my professional dance company is going to be presenting some items, and I'll be introducing them as they come on stage. So, without further ado, we'll begin with the program. And just to let you know, we are Surati for Performing Arts. I would also take this opportunity to invite you to our Holi Festival on May 7th, that is next Saturday. So in Exchange Place in Jersey City, and we'll be meeting you after the show to give you more information about it. Thank you. मेरा अंतर
Coming up next is Aditi with a Hindi song. बहुत अच्छा समा आपने बांधा। तो मैं देख रहा हूँ कि संगीत के ज़रिए और नृत्य के ज़रिए सुरती फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चों ने स्टूडेंट्स ने जो है बहुत अच्छा समा बांधा। मैं वापस आएंगे हम सुरती फॉर रिमली सुरती फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के की ओर, पर इस वक्त मुझे ये सुझाव दिया गया है कि क्यों ना हम कार्यक्रम को एक बार फिर से जो है आज का जो हमारा मुख्य एक जो इनॉग्रल सेशन है, जो हमारा तीसरा हिंदी सम्मेलन, उस ओर रुख करें। मित्रों, मंच पर आपकी ज़ोरदार तालियों में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कीनोट स्पीकर को, एक ऐसे संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर हेंस हेसलर। डॉक्टर हेसलर, बहुत बहुत स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन। सामने बैठे हुए महोदयों, बहनों और भाइयों, साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इधर बुलाया गया। इस अवसर पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा आधार है और ख़ासकर आपको अशोक ओझा जी को मैं अपना धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, मैं स्वीडन से आया हूँ इस वक्त। वैसे पैदाइश से मैं जर्मन हूँ। मेरे पूर्वजों में जहाँ तक हमको मालूम है कोई भारतवंशी नहीं है। और आप विश्व भाषा की परिभाषा अलग अलग ढंग से दी जा सकती है, पर एक तो ये है उसी परिभाषा के अंदर में एक तो ये है कि पूरी दुनिया में लोग हिंदी सीख लेते हैं विदेशी भाषा के रूप में, ना सिर्फ विरासती भाषा। मुझे मालूम है कि आजकल यहाँ यूएसए में बहुत बड़ा मामला हो गया पिछले सालों में विरासती भाषा के रूप में हिंदी, पर विदेशी भाषा के रूप में भी। और हमको कई दशकों से पूर्वी एशिया में, कोरिया, जापान, चीन में खासकर, और यूरोप के अलग अलग देशों में, और इधर अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में भी हिंदी पढ़ाई जाती है और लोग फ्रॉम द स्क्रैच हिंदी सीख लेते हैं और काफ़ी कुछ हद तक सही ज्ञान आता है लोगों को। और यूँ समझिए कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं एक जीवित प्रमाण हूँ कि हिंदी सीखी जा सकती है एक विदेशी से, इस तरह से कि कम से कम कुछ हद तक कि उच्चारण भी ठीक से आया। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि इस तरह का उच्चारण आपने कहाँ सीखा। ये तो मामूली नहीं है कि एक विदेशी इस तरह का उच्चारण, इस तरह के उच्चारण तक पहुँच सकता है। ये सच नहीं है। हमारे विभाग में जिसमें हम लोग काम करते हैं, जिस हमारा इंस्टीट्यूट है उधर उपसाला यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं, प्राच्य भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। उसकी परंपरा भी बहुत पुरानी है, 19वीं सदी से। और भारतीय भाषाओं के अध्यापन की परंपरा भी इस तरह से बहुत पुराना है। 1838 से हमारे यहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती थी। 1892 से एक जिसको कहते हैं प्राध्यापक पीठ या प्राचार्य पीठ चालू है और अभी तक चालू है भारतीय भाषाओं में। तो उस ज़माने से लोग भाषाएं सीखते हैं, प्राच्य भाषाएं सीखते हैं। पर सबसे ज़्यादा छात्र चीनी के लिए आते हैं। फ़ारसी, अरबी में भी हिंदी से ज़्यादा छात्र हैं, टर्किश में भी ज़्यादा छात्र हैं। और एक मिनट आगे नहीं जाना चाहिए, एक मिनट वापस काम करते हैं कि नहीं, काम नहीं करता। और पर हिंदी के लिए भी लोग आते हैं। और मैं कभी कभी ये हमारे यहाँ के बच्चों से मुझे ये कहना है पहले से, हिंदी में अपने आप में बाद में नौकरी मिलना आसान नहीं है, पर हिंदी के साथ साथ दूसरी एक दुनिया खुलती है। वो हिंदी के साथ साथ जिसको अंतर्राष्ट्रीय अंतर सांस्कृतिक संपर्क कहते हैं, वो उसके साथ वो इस तरह की दुनिया है जो उसके साथ खुलती है और उसमें नौकरी मिलना भी मुमकिन है, नामुमकिन कम से कम नहीं है। ये क्यों आगे जा रहा है? और हमारा विषय है इंडोलॉजी यानी भारत विद्या, और इसके अंदर में संस्कृत पढ़ाई जाती है और हिंदी का पूरा प्रोग्राम है, उर्दू कम से कम शुरुआती स्तर पर इस वक्त में अपने वो पावर पॉइंट अपने आप से चित्र आगे आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे आगे जाना है उसके साथ। मैंने ढूंढा, जब मुझे इधर किस विषय पर बोलने का जब हमसे कहा था कि किस विषय पर बोलना है, तो मैंने अपने से पूछा कि शिक्षा, साहित्य और कला और प्रचार माध्यमों से इसके बीच में धागा क्या है हमारी दुनिया में आजकल, और वो है जी, अच्छा अब ठीक समझ गए। और इस हमारी दुनिया में 21वीं सदी में इसका धागा जो उसके बीच में है वो है डिजिटलाइजेशन। डिजिटल दुनिया में जब हम पत्रकारिता को देखते हैं, अभी पहले हमको बताया गुरुदत्त महारतंत्र वो हिंदी की सबसे पुरानी पत्रिका है,
और एक सबसे पुरानी दैनिक पत्रिका है वो 1854 से है, हिंदी सुधा वर्षन के नाम से। एक हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है और आजकल बहुत सारे हिंदी पत्रिकाएं छपती भी हैं और डिजिटल भी है, तो इंटरनेट पर है और इनके नाम कहीं आप देखते हैं इधर। जहाँ तक मुझे मालूम है वो इनकी संख्या अंग्रेज़ी और दूसरी भारतीय भाषाओं की प्रतियों से ज़्यादा है हर दिन में। और इसके अलावा बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो हिंदी में है या एक तरह की अजीब सी ज़ुबान है जिसकी लोग बहुत शिकायत करते हैं कभी कभी, पर वो भी हिंदी का एक कोड है जिसमें अंग्रेज़ी लफ्ज़ आ जाते हैं। जिस तरह से नई पीढ़ी बोलती हैं उस तरह की भाषा प्रचार माध्यम में ज़रूर आनी चाहिए। वो शुद्ध हिंदी का सवाल तो उठाना इस संदर्भ में मेरे ख्याल से गलत है। हमको देखना है हम कहाँ तक नई पीढ़ी तक पहुँच सकते हैं और उसमें हमको देखना है वो जो नई पीढ़ी है वो किस ज़ुबान में सोचती है, किस ज़ुबान में लिखती है, किस ज़ुबान में सुनना पसंद करती है। वो जो हिंदी साहित्य के अंदर में मैं भी वो देखता हूँ जिसको कहते हैं हिंदी की दुनिया में युवा लेखक की परिभाषा काफ़ी बड़ी है, कम से कम 40-45 तक आप युवा लेखक हैं। और वे उसमें जैसे कुंवर सिंह, जब मैं इस नाम को ले सकता हूँ, इनके नॉवेल्स के अंदर में SMS की भाषा आ जाती है, उसमें अंग्रेज़ी आती है, उसमें थोड़ी पंजाबी भी। वैसे दिल्ली में भी स्वाभाविक ढंग से पंजाबी समझी जाती है, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, वो भी आती है। और अलग अलग किस्म की कोड्स हैं जो हिंदी के अंदर में, एक मुसलमान आ जाएंगे वो ज़्यादातर उर्दू सी एक कोड में बोलेगा और एक ब्राह्मण आएंगे वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी में बोलेंगे। तो इस तरह से पहले से ही हमको देखना है हर कोई अपनी ज़ुबान का अनुवाद खुद करता है। प्रेमचंद ने भी किया। प्रेमचंद जब हम गोदान पढ़ते हैं, उनका सबसे मशहूर उपन्यास, वो जो ज़ुबान है वो धन्या होरी किस ज़ुबान में बोलते हैं आपस में, वो भोजपुरी से एक बोली होगी, पर प्रेमचंद के उपन्यास में वो कड़ी बोली बन गई। तो पहले से हम ज़ुबान को बदलते हैं जब हम लिखते हैं और जब हम सोचते हैं उसके साथ साथ। वो मामूली बात है, वो हर किसी ज़ुबान में, हमारे स्वीडिश ज़ुबान में भी वही होती है। लोग अलग अलग बोलियों में बोलते हैं, पर जब साहित्य बनाते हैं कुछ लोग उसमें बोली में भी लिखते हैं, पर वो आम तौर पर वो नहीं, इसमें नहीं लिखा जाता है। आगे मैं जा रहा हूँ, अभी खत्म हो रहा है। हाँ, हिंदी कहाँ तक विश्व भाषा है, कहाँ हिंदी सीख लेते हैं लोग, कहाँ सुन लेते हैं, कहाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं इंटरनेट पर। BBC उसमें मशहूर है, ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन हैं। डॉयचे वेले वॉइस ऑफ जर्मनी का हिंदी प्रोग्राम है बहुत दिनों से, और रूस भी है और रूसी रेडियो स्टेशन भी है, जापानी अंतर्राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन भी है। मेरा सुझाव है कि अगर हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो यहाँ ज़्यादा स्पष्ट होगी दरवाजे। हाँ, ये सही है। और चाइनीज़ रेडियो का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का प्रोग्राम है, जहाँ तक मुझे मालूम है 16 घंटे तक हर दिन में, और इंटरनेट पर भी हैं, वीडियो क्लिप्स भी हैं। आजकल पिछले 8-10 सालों से बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स आते हैं इंटरनेट पर जो लोग डाउनलोड करते हैं। हिंदुस्तान में भी इंटरनेट का इस तरह से बहुत जल्दी में प्रचार होता है, बहुत सारे लोगों के पास आबादी की आजकल समझा जाता है कि लगभग 600 लोगों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन है, और 600 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, और कुछ हद तक इंटरनेट पर आ सकते हैं, और वो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले सालों में वो और भी ज़्यादा होगा। वॉइस ऑफ रशिया में भी हिंदी रेडियो रूस है, बहुत मशहूर है, एक मैगज़ीन भी है। सिर्फ अमेरिका में 2008 में ख़त्म हो गई प्रोग्राम। उर्दू में अभी तक है जहाँ तक मैंने सुना, पर हिंदी का ख़त्म हो गई। उसके पीछे कौन सी कहानी में मुझे ठीक से मालूम नहीं, शायद आप लोगों में कई उनको मालूम है इसके बारे में, मैं तो समझता नहीं, क्योंकि हिंदी का भी ठीक है, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी का बहुत प्रचलन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जिसके साथ शिक्षण का स्तर बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में, उस तरह से यहाँ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के अलग अलग लेवल्स देखते हैं, इनकी अपनी परिभाषाएं हैं, और उसके पीछे कमिटीज़ हैं जो इंटरनेट पर और दूसरी किस्म से सप्लाई करते हैं मटेरियल्स, और वो यहाँ
कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस के हिसाब से लेवल्स के कौन से क्या किस हिसाब से देखे जाएंगे, इसकी तुलना की जा सकती है। ये आप यहाँ इसी लिस्ट पर देख सकते हैं। वो जो हनबन सब कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स है, जिसमें अलग अलग परीक्षाओं की परिभाषा भी दी जाती है। उसके लिए कमिटीज़ है, उसका रिवीजन हर साल में, हर 2 साल, मालूम नहीं कितनी बार, लेकिन नियमित रूप से होता ही है। और वो हमको हिंदी के लिए भी चाहिए। वो मैं कहता हूँ हमेशा, अभी विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में भी इसके बारे में बहस हुई कि जैसे जो भी जिस जगह पर भी हिंदी सिखाई जाती है, पूर्वी एशिया में या यूरोप में या उत्तर अमेरिका में, उसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग करिकुलम्स होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, और उसमें वो किसी दूसरे हाथ का आना उसमें मना करेंगे ज़रूर। जो विश्वविद्यालय जो अपना हक समझता है कि वो खुद पाठ्यक्रमों को डिफाइन कर सकता है, पर उसके साथ साथ जिस तरह से वो फ्रेंच स्टूडेंट्स अलियांस फ्रांसेस के इम्तिहान लेते हैं, डेल्फ जिसको कहते हैं, या टॉफल करते हैं अंग्रेज़ी में, या वो जो हनबन के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की जो इम्तिहान लेते हैं, उसके साथ साथ जो लोग हिंदुस्तान में भी चीनी ज़ुबान किसी भी हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वे साथ साथ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में इम्तिहान लेते हैं। और जो लोग जर्मन सीख लेते हैं वो मक्समुल्ला भवन के इम्तिहान लेते हैं। तो उस तरह का हिंदी में भी होना चाहिए। जैसे कि वो हमारे छात्र जो उपसाला में बैठ के हिंदी पढ़ते हैं हमारे साथ, मान लीजिए अगर राष्ट्रतावास में स्टॉकहोल्म में साल में एक बार इस तरह का इम्तिहान होता कि इनको उधर जाना है और मान लीजिए 3-4 घंटे में इनको इम्तिहान देना है, फिर उनको सर्टिफिकेट मिल जाए, और इस इम्तिहान की परिभाषा, इसके लिए एक ढांचा भी होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, उसके लिए काम बहुत ज़रूरी है। हमको बैठ के उसमें कमेटी में बैठ कर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। चांसेस बहुत है उसके साथ, उसके लिए आकर्षण भी बढ़ता रहेगा हिंदी का। और पर अभी तक वो नहीं बना। वैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान की इस तरह की परिभाषाएं विदेशी छात्रों के लिए ज़रूर हैं, पर वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के अंदर तक सीमित है। उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि मान लीजिए पूर्वी एशिया और यूरोप में भी अलग अलग किस्म के छात्र हैं और अलग अलग क्षमताएँ हैं और अलग अलग चीज़ें लोगों के मन में हैं जब वे हिंदी सीखना चाहते हैं, वो भी देखना है। कई चीज़ जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान के जो इम्तिहान है वो ज़्यादातर भारतीय दृष्टिकोण से इसका ढांचा बनाया गया है। उसके मैं अभी विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, शायद कल ही देख लेंगे, बैठ के हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। पर ज़्यादातर उसकी जो छाप है वो हिंदुस्तान में, उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर वो अलग है। जब हम देश विदेश में बैठ के विश्व भाषा के रूप में हिंदी के बारे में सोचते हैं। अब मैं कुछ नमूने, क्योंकि साहित्य भी उस मेरे विषय के अंदर में है, सिर्फ 2 मिनट में ज़रूर भारतीय भाषाओं के अनुवाद हमारे यहाँ स्वीडिश ज़ुबान में भी निकलते हैं। जैसे वो इंडियन एक्सप्रेस, करामान बहुत मशहूर एक पत्रिका है जो तथाकथित तीसरी दुनिया के साहित्य पर आधारित है। उसमें एक विशेषांक इंडियन एक्सप्रेस ने हिंदुस्तानी साहित्य पर और ज़्यादातर भारतीय भाषाओं से अनुवाद उसमें आए हैं। पर जब हम विदेश में भारतीय साहित्य की बात उठाते हैं तो ज़्यादातर लोग जैसे रोहित मिस्त्री, अदिगा या अरुणधति रॉय की बात उठाते हैं, और ज़्यादातर उपन्यास, तो अंग्रेज़ी उपन्यास दक्षिण भारत में जन्म ऐसे लेखकों के उपन्यास जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, जैसे रोहित मिस्त्री अभी 30 साल से तकरीबन कनाडा में बैठ के मुंबई के बारे में लिखते हैं। ये भी एक अजीब बात है। वैसे मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छे लिखते हैं। तो लोग समझते हैं अगर भारतीय साहित्य की बात उठाते हैं तो हिंदुस्तान के अंग्रेज़ी में लिखे गए उपन्यास, कहानी भी नहीं, कविता भी नहीं, आत्मकथा भी नहीं, नाटक भी नहीं, उपन्यास वही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह वो हिंदी के उपन्यास इस तरह से मशहूर क्यों नहीं अभी तक, वो सवाल इसके बारे में हम कल शायद बातें करेंगे। अब नहीं, पर कम से कम हिंदी अनुवाद तो है। आजकल हिंदी अनुवाद में बहुत कुछ मिलता है, पूरी दुनिया का साहित्य हिंदी अनुवाद में मिलता है। और भारतीय
भाषाओं के अनुवाद भी हैं। तो इसके साथ अभी मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं फिर भी मैं बोलता रहा इसके साथ में। डॉक्टर वेस्लर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने हिंदी भाषा से जुड़ी जो कुछ बातें कही, सभ्यता, संस्कृति और गोरे और इस तरह की जो बात आपने करी, मैं आपको एक मित्रों बड़ा एक व्यक्तिगत तजुर्बा, निजी तजुर्बा आपसे साझा करना चाहूँगा कि एक बार मैं और मेरी वाइफ जो है मॉल में हम लोग कुछ खरीदारी करने के लिए किसी बात के ऊपर, आम जैसा होता है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर मुझे ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, किसी बात पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो इतने में एक अमेरिकन लेडी जो है उन्होंने बोला कि बच्चों मिल के फैसला कर लो, जो लेना है ले लो। मुड़ के देखा तो वो वाइट, वो जैसे गोरे वाली बात डॉक्टर वेस्लर ने कही, ठीक वैसा हम दोनों क्या खरीदना था ये बात भूल गए, लेकिन उन्होंने हिंदी में बोला, इसमें इसको जानकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे हिंदी में बात करने लगे। तो पहला प्रश्न यही था कि आपको हिंदी कैसी आती है? तो उनका ये कहना था कि हिंदी इसलिए आती है क्योंकि मुझे भारतीय संस्कृति में बहुत दिलचस्पी है, भारत आना जाना रहता है, और यदि भारत के लोगों से जुड़ना है, भारत की संस्कृति को बेहतर समझना है, तो हिंदी में ही बात करनी होगी। तो यहाँ से जो प्रेरणा मिलती है वो ये है कि यदि वो लोग हिंदी को अपना सकते हैं, भारतीय संस्कृति को अपना सकते हैं और संस्कृति से जुड़ने के लिए जो है हिंदी भाषा को अपना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। और यही प्रयास जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का है कि यहाँ से हम डॉक्टर वेस्लर जैसे जो प्रोफेसर जिस तरह से हिंदी का प्रचार कर रहे हैं उनसे जुड़ें और प्रेरणा लें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक और पहचान मिले जो अभी तक मिली नहीं है। इंटरनेट पर खोजेंगे तो आप देखेंगे अंतर्जाल, जो आपने, मैं आज पकड़ा उस शब्द को, इंटरनेट पर खोजेंगे तो 4th लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, लेकिन वो पहचान जो मिलनी चाहिए वो मुझे लगता है कि अभी दिल्ली दूर है, वो हमें मिल के करना होगा, वो कारवां, वो सफ़र मिल के तय करना होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूँगा न्यू जर्सी के पूर्व काउंसिलमैन डॉक्टर सुधांशु प्रसाद जी को। डॉक्टर प्रसाद, आप यहाँ पर हैं? डॉक्टर प्रसाद अभी बाहर गए हैं। डॉक्टर प्रसाद आइए, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में 2 शब्द बोलने के लिए। आइए आपकी जोरदार तालियों में डॉक्टर सुधांशु प्रसाद, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन को आगे बढ़ाने में। और इसके उपरांत हम बस कार्यक्रम के आखिरी पहर में हैं, इसके उपरांत हम लोग क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए पूर्णिमा देसाई जी को आमंत्रित करेंगे। और बहुत ज़रूरी कि सूरती फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चों ने जो एक डांस परफॉर्मेंस, 2 एक्ट्स उनके और हैं, उसके उपरांत हम कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। डॉक्टर सुधांशु प्रसाद। नमस्कार सज्जनों, मेरी बात बिल्कुल संक्षिप्त होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरी अभिलाषा है कि हिंदी का जो दौर चल पड़ा है, अशोक ओझा जी की अपूर्व मेहनत के कारण वो आगे से आगे बढ़ता रहे, हमारी यही इच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पूर्णिमा देसाई जी को। शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा यतन संस्था के माध्यम से हिंदी सभ्यता संस्कृति का प्रचार करने में बहुत ही सक्रिय रूप से कार्यरत हैं न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट में। आपकी जोरदार तालियों के बीच में पूर्णिमा देसाई जी। वो रख दो भैया, तख्ता काम है, भैया तख्त रख दो। करेंगे तो अच्छा भाइयों का मैं कैसे धन्यवाद करूं, मैं कह नहीं सकती, लेकिन भारत में नारियों का जो कद है वो कम ही रहता है। चलिए, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। आज की इस सुंदर घड़ी में हमारी जो परम आदरणीय एवं स्नेही प्रधान काउंसिल रीवा गांगुली दास जी अगर यहाँ होती तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता। खैर, लेकिन उनको याद करते हुए, और उन्होंने जो एक बात बहुत अच्छी रखी है कि हिंदी भाषा की सुरक्षा,
डॉक्टर विजय मेहता जी ने इतने बड़े एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने ये कहा कि आधारशिला हिंदी, और हमारे अशोक ओझा जी जो इस हिंदी भाषा के लिए तन मन धन से जो कार्य कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को एक तरफ रखकर, नौकरी को एक तरफ रखकर जो इन्होंने योगदान दिया है, उसके लिए प्लीज़ पहले तो तालियां बजा दीजिए। तो मैं सभी उपस्थित अतिथिगण, देश विदेश से पधारे हुए हिंदी सेवी, विद्वद्गण, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, समाज के अग्रणी और प्रतिष्ठित सदस्य, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अमेरिका के भारतीय समुदाय की ओर से आप सबका सुस्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। आज से शुभारंभ हो रहे इस 3 दिवसीय सम्मेलन में हिंदी की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बढ़ाना, हिंदी की समृद्धि और विकास के लिए अग्रसर होना, प्रवासी भारतीयों को एकजुट होकर हिंदी की विशाल दृष्टि और भावी भविष्य पर गंभीरता से चिंतन, मनन एवं कार्यान्वित करने हेतु आप सब अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं, जिससे भारत की राष्ट्रभाषा और अमेरिका में भावी पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मार्ग अवश्य प्रशस्त होंगे। हिंदी का सम्मान भारत का सम्मान है और भारत का अभिमान है। हिंदी साहित्य जगत के पद्म भूषण से विभूषित विभूतियों के स्वप्नों को साकार करना हमारा परम कर्तव्य ही नहीं, ये हमारा सौभाग्य भी होगा। इसी शुभकामना के साथ आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस सम्मेलन के आयोजन में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का अतिशय सहयोग मिला है, जिसका उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की अत्यधिक सक्रिय और उत्साही प्राध्यापिका प्रोफेसर गिरबेरा जी अभी यहाँ हैं नहीं, किंतु उनके लिए मैं विशेष अभिनंदन करती हूँ, जी के नेतृत्व में एकेडमिक समिति ने अनेक शोधार्थियों के पत्रों का निरीक्षण किया और श्रेष्ठ शोधकर्ताओं का चुनाव कर सम्मेलन की गरिमा को बढ़ाया है। सम्मेलन के संयोजक, फिर से अशोक ओझा जी की तालियां। सम्मेलन के संयोजक अशोक ओझा जी के अथक परिश्रम और उनकी दूरदर्शिता सचमुच में सराहनीय है और विशेषकर आभारी हैं, क्योंकि इन्होंने भारत और विश्व के हिंदी प्रेमियों के साथ जी जान से संपर्क बनाए रखा और इस सम्मेलन को हिंदी कर्मियों का मंच बनाया। स्टार्टअप कार्यक्रम की शिक्षिकाओं ने इस सम्मेलन के अनेक सत्रों की संरचना की, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं, स्टार्टअप के लिए। इसके अतिरिक्त काउंसिलेट के अधिकारी और कर्मचारियों ने हिंदी सम्मेलन को अपना धर्म समझकर उसे अंतिम रूप दिया है। अतः यह सम्मेलन भारत सरकार के कई अंगों के सहयोग और अमेरिका में बसे भारतीय समाज के सम्मिलित प्रयास का प्रतिफल बनकर आज आपके सामने उपस्थित है। इसके आयोजन एवं सफलता का श्रेय आप सभी उपस्थित माननीय जन समुदाय को जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि एक भाषा और एक लक्ष्य बनाए बिना भारत का पूर्ण हित और जातीय उन्नति का होना दुष्कर है। आप सबको अभिनंदन और शुभकामनाएं, किंतु इसके पहले मैं 2 पंक्तियां जरूर गाना चाहूँगी। हिंद भूमि के कण कण से फिर शक्ति का अवतार उठे, जल थल से अंबर से फिर हिंदी का जय जयकार उठे, जयकार उठे, जयकार उठे। जय हिंद, सब बोलिए, हिंदी का उत्थान। धन्यवाद। मेरा यहाँ उपस्थित होने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आप सबसे एक विनम्र निवेदन ये है कि अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसकी
के तेरा 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 जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता शोलों की मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना सुन मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना सुन मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी होके मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की मेरे ढोल साथी रे मरती भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल साथी रे मरती भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में आएगा मेरे गीतों के साए में मेरी राहतों की खुशबू है मेरे बगैर क्या जीना मेरे रूबरू में तू है मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सदाएं आती है ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको आती है सानी धन निधम मगसनि धनि सजम